आप सभी को रेमो का नमस्कार। ब्लॉक जीरो कैलकुलेशन स्किल के इस लेसन में हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो कि है फ्रैक्शन कंपैरिजन। इसको हिंदी में बोल सकते हैं भिन्नों की तुलना। देखिए, भिन्नों की तुलना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम भिन्नों की बात करते हैं तो जैसा कि पिछले लेसन में आपको बताया गया है कि जब भी आपके सामने कोई फ्रैक्शन होता है या भिन्न होता है उसे परसेंटेज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फ्रैक्शंस परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट होने के पहले वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक परसेंटेज आपको दिया हुआ है, तो उस परसेंटेज कैलकुलेशन पर अराइव करने के पहले आपके पास एक फ्रैक्शन होगा जो कैलकुलेट करने के बाद परसेंटेज आएगा। तो कई बार हो सकता है कि हमें जब परसेंटेज वैल्यूज को कंपेयर करना हो तो क्यों ना हम उनके पहले उनके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस को कंपेयर कर लें, जो करस्पॉन्डिंग भिन्न होंगे पहले उनको कंपेयर करके हमें आइडिया लग जाएगा। तो ये जो डिस्कशन है भिन्नों की तुलना की जो हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये कंपैरिजन के केसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपैरिजन का मतलब ये नहीं होता है कि दो क्वांटिटीज़ की आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो फिर कंपेयर करो। मैंने आपसे बोला, मान लिया कि आपको दो भिन्नों को कंपेयर करना है। एक भिन्न है मान लिया 213 213 अपॉन 486। अगला भिन्न आपके सामने हो सकता है 236 डिवाइडेड बाई 504। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे इन दोनों फ्रैक्शंस को यानी भिन्नों को कंपेयर करना है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इसको पूरा डिवाइड करें, इसको पूरा डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद जब तक पूरी वैल्यू नहीं निकलेगी आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें आप लोग एग्ज़ाम में करते हैं, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के केसेस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर वो क्वेश्चंस एक्चुअली में भिन्नों को, फ्रैक्शंस को कंपेयर करके मार्क किए जा सकते हैं, लेकिन आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के चक्कर में खूब सारा समय व्यतीत कर देते हैं और अंत में वो सवाल या तो गलत होता है या आप छोड़ के चले आते हैं। तो मेरा फोकस इस पूरे डिस्कशन में, जो कि काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन होगा, इन एंड आउट डिस्कशन होगा, फ्रैक्शन कंपैरिजन के तरह तरह के केसेस क्या हो सकते हैं, उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप कैसे बेहतर करें कि आप कभी भी स्ट्रगल ना करें, और इस लेसन को अच्छे से समझ के और कहीं ना कहीं इसको करने की ज़रूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भिन्नों की तुलना कैसे की जा सकती है। देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझनी है जब हम फ्रैक्शन कंपैरिजन की बात करते हैं कि एक तो होता है कि मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ कि जैसे मैंने आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस लिखे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, लेट से कि आपके सामने मैंने लिख दिया 12/13, मैंने आपके सामने लिख दिया 11/12, मैंने आपके सामने लिख दिया कि मुझे 13/14 दिया हुआ है, और मैंने बोला कि मुझे इनमें कंपेयर करके आप लोवेस्ट और हाईएस्ट बता दो। 14/15 मैंने लिख दिया कि लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट बता दो। अभी मान लिया आपको कुछ भी नहीं पता है, कोई रिजल्ट नहीं मालूम है कि फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है, तो आपके कंपैरिजन का जो यूजुअल तरीका होगा वो कैसे प्रोसीड करोगे आप। इसमें देखिए, एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये तरीका मैं आपको अभी यहीं से समझाने की कोशिश करूँगा। ये भी एक तरीका है भिन्नों को कंपेयर करने का। जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, पर तब तक के लिए आप थोड़ा वेट करें। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो भिन्न हैं, 12/13, 11/12, ठीक है, और इनको आपको कंपेयर करना है, तो वो कहता है कि आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसे करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 12x12, यहाँ मिल जाएगा इस साइड में, और उधर मिल जाएगा आपका 11x13। अब ये कहेगा इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, यहाँ आपको 144 मिला, यहाँ आपको 143 मिला। तो देखो, ये इससे बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा, तो यहाँ पर भी भिन्न की जब बात कर रहे थे तो ये हमारा इससे बड़ा होगा, ठीक है, कि 144 143 से बड़ा आया। तो देखिए, अगर हमारे पास केवल दो भिन्न हैं, केवल 2 फ्रैक्शंस हमें दिए हुए हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूजफुल लग रहा है। लेकिन जब आपको 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन दिए हैं, 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को पकड़ के चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन बड़ा है।
प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो पहला जो डिसएडवांटेज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो ये है कि जब हमारे पास 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो कई स्टेप में कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये 4 भिन्न है, अब इनमें ऑर्डर हमें निकालना है, तो अभी इससे काम नहीं चला, इससे मुझे सिर्फ ये मालूम चला कि ये वाला भिन्न इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला भिन्न अगर इससे बड़ा है तो मुझे रिलेटिव स्टैंडिंग मालूम चली है खाली। लेकिन अब 13/14 की पोजीशन क्या है वो मुझे चेक करके पता करना पड़ेगा, 14/15 का चेक करके मालूम करना पड़ेगा, क्रॉस कर करके चेक करोगे, कई स्टेप लगेंगे, तब जाके आपको ऑर्डर मिल पाएगा। एडवांटेज ये है कि अगर 2 फ्रैक्शंस हैं और यूजुअली वो 2 डिजिट के फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जैसे मैं आपसे बोलता 236/512 और आपसे बोलता 214/488, इस तरह के 2 नंबर्स हैं, इनको आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इवन मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आपको इवन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड इतना यूज़फुल लगेगा नहीं। छोटे नंबर्स हैं उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ठीक है, 2 नंबर्स हैं उसके लिए ठीक है। तो ये एक एज ए तरीका ध्यान रखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर आपको इसकी लिमिटेशंस भी मालूम होनी चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका जो होता है यूज़फुल होता है वो होता है आपका एलसीएम का तरीका, ठीक है। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। मैं लिखता हूँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मैंने आपके सामने लिख दिया। हिंदी में आप इसको बोलते हो लघुत्तम समापवर्तक, ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब देखिए ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई 2 फ्रैक्शंस दिए होते हैं तो कंपैरिजन में प्रॉब्लम क्यों आती है। अगर मैं आपके सामने लिखता कि आप मेरे सामने एक 11/12 है और एक नंबर मैं आपके सामने लिखूं 7/12, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी ये बताने में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। मैं आपके सामने एक नंबर लिख दूं मान लिया 9/12, एक नंबर मैं आपके सामने लिख दूं यहाँ पर 11/12 तो ऑलरेडी हो चुका है, 5/12। अब अगर मेरे पास इस तरह के नंबर्स लिखे हुए हैं जिसमें सबका डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, ठीक है। मैं आराम से कंपेयर कर पाऊंगा क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे डिनोमिनेटर अब देखना ही नहीं है। मैं कहूँगा कि देखो ये हाईएस्ट है तो ये हाईएस्ट हो गया, ये 5 लोवेस्ट है तो लोवेस्ट हो गया, ये दूसरा नंबर अगर मैं लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ चलूँगा तो ये आपका सेकेंड रैंक बन जाएगा, ये आपका थर्ड रैंक बन जाएगा, लोवेस्ट हो गया, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो अगर मैं किन्हीं भी फ्रैक्शन जो मुझे दिए जाएं अगर मैं उनका एलसीएम निकाल लूँ तो एलसीएम निकालने के बाद मैं सीधा सीधा न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके देख पाऊंगा, अंश को देख के जान पाऊंगा कि कौन सा फ्रैक्शन किस ऑर्डर में आएगा। पर समस्या क्या है, देखो कि जैसे ये नंबर आपके सामने लिखा है 13, 12, फिर 14, फिर 15, जो डिनोमिनेटर्स यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप एलसीएम निकालने जाओगे तो ज़रा ध्यान से देखना कि ये ऐसे करके एलसीएम बनेगा। मैं एक्चुअली इस फ्रैक्शन को ही उधर ले चलता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। जैसे आपके सामने मैंने नंबर्स ये लिख दिए 11/12, 12/13, 13/14, फिर आपके सामने 14/15, है ना। इस तरह के आपके सामने मैंने नंबर लिख दिए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताना है एलसीएम का तरीका लगाना है तो आपको एलसीएम पहले लिखना पड़ेगा। तो देखो ये तो प्राइम नंबर है, इसको छोड़ दो, ये 3 × 5 होता है, ये आपका 3 × 4 होता है, ये वैल्यू आपकी क्या है 2 × 7। तो अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे तो देखो ये वाला 13 तो आएगा ही आएगा, साथ में ये 3 एक बार आएगा। अभी देखिए आपको मैंने एलसीएम निकालना नहीं सिखाया है पर वो धीरे धीरे करके मैं आपको बता ही दूंगा बाद में। 3 एक बार लिखोगे आप, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 7 लिखोगे, देखो ये आपका एलसीएम बनेगा इसका 13 × 3 × 4 × 5 × 7, ठीक है। क्योंकि ये 4 में ना 2 ऑलरेडी आ रहा है तो इसको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब एलसीएम जब लोगे आप, ये वाला आपका एलसीएम बनेगा। तो आपको पता है पहले वाले नंबर में अगर ये वाला फ्रैक्शन में चेंज करके सेम एलसीएम बनाऊं तो पहला वाला नंबर मेरा बनेगा 11 × 13 × 5 × 7, ये मेरा पहला नंबर बनेगा, ठीक है। दूसरा नंबर मेरा क्या बनेगा 12, 13 को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है 3 × 5 × 7,
ठीक है। फिर 13 में जाऊँगा, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर तो मैंने सेम कर दिया है। सो 13 आएगा, डिनोमिनेटर में 14 निकाल देना है मुझे, 7 इंटू 2 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 13 इंटू ये 13 इंटू आपका 14 निकला ना, इसमें से 14 निकला, तो इसमें से आपका 13 इंटू 13 तो आएगा ही, साथ ही साथ आपका 7 इंटू 2 निकल जाएगा, तो 5 इंटू 2 इंटू 3 बचेगा आपका। सो मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 2 इंटू 3, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर आप ध्यान से देखो, इसमें जो वैल्यू आपकी बच रही है वो आपका 14 है, 14 के साथ क्या आएगा आपका 15 निकला, 5 इंटू 3, सो 13 इंटू 4 इंटू 7 तो आएगा ही आएगा, 13 इंटू 4 इंटू 7। कुल मिला के कहने का मतलब आप देखो कि आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। 13 वाले केसेस में देखिए 13 से गुणा किया, फिर आपने यहाँ पर 5 से गुणा किया, फिर आपने 2 लिया, 3 लिया। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि ये अब भी इतना सिंपल नहीं है। एलसीएम लेना पता है कि एलसीएम सेम कर लेंगे अगर तो काम बन जाएगा, सेम एलसीएम करने से मेरी कंपैरिजन हो सकती है, बट वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के सवाल हैं, ठीक है। अगर नंबर्स इस तरह के हैं जहाँ पर मुझे एलसीएम लेना सुटेबल हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको नंबर दिया लेट से कुछ इस तरह का कि फ्रैक्शन आपके सामने लिखा है 2/3, 11/12, आपके सामने लिखा है एक 9/16, ठीक है, 7/24, इस तरह के नंबर अगर दिए तो ठीक है, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। कि हमने यहाँ कहा कि 48 को एलसीएम बना सकते हैं। देखो ध्यान से, आपका नंबर जो भी लिखा हुआ है इसके सामने 48 को अगर आपने एलसीएम बना लिया तो पहला वाला नंबर 3 इंटू 16 बनेगा, सो 16 इंटू 2 ये नंबर आपका हो जाएगा 32/48, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को 48 बनाने के लिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, बन जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इस तरह के नंबर्स हों तो ठीक है, वहाँ समझ में आता है कि हमने एलसीएम सेम कर लिया और हमें वैल्यूज़ मिल गई। बट जो नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे ये 11/12 है या और भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, तो उनके केस में एलसीएम लेना भी इतना सुटेबल रहता नहीं है। ऑल्दो आपको मालूम होना चाहिए कि एलसीएम का भी एक तरीका है, कई सारी सवालों में जो एसएससी में आए हुए हैं सवाल, वहाँ पर एलसीएम लेके काम बनता है, पर फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है। ये दो तरीके मैंने बताए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम। देखिए तीसरा तरीका और भी है, एक तरीका, तीसरा तरीका आपका है कि सीधे उनकी जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं, जो भी आपको वैल्यूज़ दी जाएं, सीधे उनकी डेसिमल या परसेंटेज वैल्यूज़ को निकाल के कंपेयर किया जाए, ठीक है। मैं ये भी बताता हूँ क्या इसका मेरा मतलब है, डेसिमल वैल्यू अपॉन परसेंटेज वैल्यूज़, ठीक है। मतलब डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ को निकाल के हम कंपैरिजन की कोशिश कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं, जैसे मैंने आपको एक फ्रैक्शन दिया लेट्स से 2/3, एक फ्रैक्शन दिया आपको 1/2, एक फ्रैक्शन आपको दिया 3/4, कुछ इस तरह से फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को देख सकते हो, क्योंकि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आता है। तो अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आता है तो उस केस में यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 2/3 जो होता है इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 66 2/3 परसेंटेज होता है। 1/3 का परसेंटेज, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 50% होता है। 3/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 75% होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर मुझे मालूम है कि ये तो लोवेस्ट है, ये आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा और ये आपका हाईएस्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जब फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी डेसिमल वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको पहले से मालूम है, तो उसके केसेस में हम आसानी से वैल्यूज़ लिख सकते हैं। जैसे मैं एक फ्रैक्शन यहाँ पर और ऐड कर सकता हूँ, आप तब भी ऑर्डर बता सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2 वैल्यूज़ मैं और यहाँ पर ऐड करूँगा कि जैसे मैंने आपके सामने एक वैल्यू लेट से मैंने लिखी कि यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर में लिखा 8 है ना, और 8 लिखने के बाद यहाँ जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ये मैं लिख रहा हूँ लेट से 3/8, ठीक है। 3/8 की वैल्यू तो आपको नोन है, 3/8 की वैल्यू आपकी नोन है, लेकिन अगर मैं इसको 16 लिखूँ और यहाँ पर मैं इसको 7 लिखता हूँ, 7/16 लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देखना यहाँ पर जब 7/16 में लिख रहा हूँ तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको ऑर्डर निकालने के लिए कई तरीके हैं जो आप सोच सकते हो। आप 1/16 जानते हो कि 6.25% होता है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि 1/16 अगर मेरा 6.25% होता है तो मैं उसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ 7/16 निकालने के लिए, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 42
राइट, प्लस कुछ इतना आएगा, एग्जैक्टली निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी 4 फ्रैक्शन दिए हैं आपको पता है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 2.5 को तो 4% और आ जाएगा, ठीक है। ऑल्दो उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता है मैं 50 तक नहीं पहुँचूंगा। ये जो मेरी वैल्यू है ना, ये लेस देन 50% ही रहेगी, ये मैं देख सकता हूँ डायरेक्टली। दूसरा तरीका और भी है इसको देखने का, आप कहोगे डिनोमिनेटर को देखा मैंने, डिनोमिनेटर क्या है 100%। 100% अगर 16 के बराबर है तो इसका हाफ जो कि 50% होगा वो 8 के बराबर होगा। 100% अगर 16 के बराबर है तो इसका हाफ जो कि हमारा 50% होगा वो 8 के बराबर है, और न्यूमरेटर 8 से छोटा है 7, तो ये 50% से कम हुआ, तो ये लोवेस्ट हो गया कि नहीं हो गया। बाकी जो 4 वैल्यूज लिखी थी उसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या थी 50%, ये उससे भी छोटा हो गया, ऑर्डर मिल गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब हम कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इवन ये आपके लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए कि यहाँ मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्टली ये देख पाए कि ये 50% से कम है तो भी हमारा काम कहीं ना कहीं बन गया, ठीक है। तो कंपैरिजन में देखिए ये 3 मेजर टाइप्स मैंने आपको अभी दिखाया कि आप सीधे आप निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर आप एलसीएम निकाल के कंपेयर करो, या फिर इवन डायरेक्ट वैल्यूज़ भी अगर आपकी रीच में हैं उनको भी निकाल के कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है। बट देखिए डायरेक्ट डेसिमल वैल्यू हर केस में इतना एडवाइजेबल नहीं होता है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिखूं, ठीक है, कि मतलब मैं आपके सामने कोई फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, मान लिया 346 डिवाइडेड बाई 897, ये फ्रैक्शन मैंने आपके सामने लिखा, और दूसरा फ्रैक्शन मैंने आपके सामने लिखा कि 386 डिवाइडेड बाई 1247, ठीक है। अब देखो एक खास बात क्या है कि जब इन फ्रैक्शंस को आप कहीं ना कहीं ध्यान से देखोगे, ये बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शंस हैं आपके लिए, लेकिन तब भी आप इनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। हम यहाँ पर इनकी डेसिमल वैल्यूज़ को निकालेंगे नहीं, लेकिन हम इनको कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं। ये सब देख के कैसे, आप ज़रा ध्यान से देखो कि अगर हम पहले वाले फ्रैक्शन को चेंज करना चाहें तो क्या मैं इसको 1/3 माइनस लिख सकता हूँ। मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं 346 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पता है ये वैल्यू जो मुझे मिलेगी 900 से बड़ी मिलेगी कि नहीं, ये वैल्यू मुझे 900 से बड़ी मिलने वाली है। अगर मैं न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है ये 900 से बड़ी आनी चाहिए। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये अगर मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो ये मुझे 2 पॉइंट समथिंग देगा, 3 पॉइंट समथिंग नहीं दे सकता, इसलिए मैंने 3 माइनस लिखा कि 3 से कम अगर मैं न्यूमरेटर को 1 बनाना चाहूँ तो। फिर मैं इस केस में आऊँगा और इस केस में भी यही चीज़ मैं एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं इसको 400 भी बना लूँ, लेट से मैं मान लूँ कि ये 400 है, और फिर मैं डिनोमिनेटर को 400 से डिवाइड करूँ, न्यूमरेटर को भी 400 से डिवाइड करूँ, तो ये तो 1 बन जाएगा। पर ये 400 लेने के बाद भी 3 प्लस बन रहा है, 3 से ज़्यादा है क्योंकि ये 1200 से ज़्यादा है। अब मुझे आप बताओ कि दोनों फ्रैक्शंस में कौन सा बड़ा होगा। दोनों का न्यूमरेटर आपने सेम कर दिया 1 और 1, तो अब देखना है हमें डिनोमिनेटर्स को, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो बड़ा होगा। तो एक है 3 माइनस, एक है 3 प्लस, तो पहला वाला दूसरे से बड़ा हो गया। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा आपको कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड नहीं होना है कि मैं सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा, मैं सिर्फ एलसीएम लगाऊंगा, मैं सिर्फ डेसिमल लगाऊंगा, ठीक है। आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल रहना है। जब सारी चीज़ें मालूम होंगी तो जो भी मोस्ट सुटेबल होगा वो आप एग्जाम में लगाना, आपको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा आप समझते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, जो फ्रैक्शन कंपैरिजन में शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उन केसेस को अगर आप समझ जाते हैं तो शायद एक यूनिफॉर्म तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मतलब अगर आप सिर्फ उसी का ध्यान रखते हो, बाकी सारी चीज़ें भी अगर आप भूल जाते हो तो भी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से लॉजिकली हर एक क्वेश्चन फ्रैक्शन कंपैरिजन का बहुत आराम से करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको सिंपली फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने जो भी फ्रैक्शन है, जो भी फ्रैक्शंस है, उसमें क्या क्या वेराइटीज़ पॉसिबल हैं, क्या क्या किस तरह के आपके सामने फ्रैक्शंस हो सकते हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके सामने कोई फ्रैक्शन ऐसा हो सकता है जो न्यूमरेटर, फ्रैक्शन का फॉर्म में लिख रहा हूँ आपके सामने n/d। मेरा n/d का मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब हमारा सवाल क्या है, पहले हम 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। जब हम 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर कर लेंगे फिर हम आगे के फ्रैक्शंस की बात करेंगे,
ठीक है, कि दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाए। पहले कम से कम बेसिक एलिमेंट जो दो फ्रैक्शंस हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, इसको जब हम कंपैरिजन करने की बात करेंगे तो मेरे सामने कुछ नोटेशंस लेके मैं चल रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना कि मैंने क्या किया है कि एक n/d ये है और एक n/d मैं आपके सामने यहाँ भी लिख रहा हूँ, राइट, ठीक है। इन दोनों को मान लिया कंपेयर करना है तो आप कह सकते हो कि ये n डैश है, ये d डैश है ना। इन दोनों को मुझे कहीं ना कहीं कंपेयर करते हुए चलना है, राइट। कुछ मैं आपके सामने सिंबल्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अगर मैं अपने n के आगे ऐसे सिंबल बनाऊंगा इंक्रीज का, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा न्यूमरेटर n था लेकिन मैं उस न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे लेट्स से मैं दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे अगर मिला कि n से n डैश जाने में मेरा न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कि न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है। कहाँ से यहाँ तक जाने में न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है। अगर देखो n से n डैश जाने में न्यूमरेटर डिक्रीज होगा यानी कम होगा, तो मैं कहूँगा कि ये हुआ है ऐसे, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ऐसे डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंटेशन होगा कि d से d डैश अगर मैं गया तो अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो मैं ऐसे, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, और जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। ये चार चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो अगर मैं आपके सामने सिर्फ ऐसा लिख के दिखाऊँ कि n के आगे ऐसे इंक्रीज और d के आगे ऐसे इंक्रीज, तो आप कहोगे आपके पास दो ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिसमें एक फ्रैक्शन तो n/d है, लेकिन जो अगला फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर भी इंक्रीज्ड है, बढ़ा हुआ है, और डिनोमिनेटर भी बढ़ा हुआ है। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी। ये नोटेशन के साथ मैं आपको कुछ केसेस समझाऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैं आपको नया तरीका बताने वाला हूं, जो आप 3 तरीके देख चुके हो, शायद हम अब चौथे तरीके में, 4th तरीका है, उस 4th तरीके में कुछ टाइप्स हैं। तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ टाइप 1 की, राइट। तो देखिए टाइप 1 जो उसमें केसेस होंगे आपके फ्रैक्शन कंपैरिजन में, उसमें केस क्या होगा देखो ध्यान से, ठीक है। उसमें केस देखिए ऐसा होगा कि मैं न्यूमरेटर को देखिए रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो मेरा डिनोमिनेटर होगा वो तो चलेगा ही ब्लैक कलर से ही। तो ये हो गया आपका n/d, आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए पहला जो केस है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये कि न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर बदलेगा ही नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर बदलेगा, राइट। अब डिनोमिनेटर कैसे बदल सकता है? डिनोमिनेटर आपका बढ़ सकता है, डिनोमिनेटर आपका बढ़ सकता है, राइट, या डिनोमिनेटर घट सकता है। तो इसमें दो केसेस बने हैं आपके, इसमें मैं लगाता हूँ और लगा दिया यहाँ पर। दूसरा केस हो सकता है कि आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा हो और आपका ये न्यूमरेटर हो गया n, न्यूमरेटर n ही है, न्यूमरेटर बदला ही नहीं। तो इसमें दो केस बने, न्यूमरेटर अनचेंज्ड है, डिनोमिनेटर एक में बढ़ा एक में डिक्रीज किया। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी हम n/d लिख रहे हैं तो हम पॉजिटिव फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, धनात्मक भिन्नों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब नेगेटिव फ्रैक्शंस आएंगे तो कोई अंतर नहीं आता है। सिर्फ क्या होता है, जैसे आपने दो पॉजिटिव फ्रैक्शंस को कंपेयर कर लिया, मान लिया दोनों नेगेटिव होते तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। तो आप पॉजिटिव फ्रैक्शंस को मान के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस में अगर आपका न्यूमरेटर बदलता ही नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज होता है, तो ये मुश्किल ही नहीं होती पता करना कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। जैसे आपने न्यूमरेटर लिया, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, न्यूमरेटर को बदला ही नहीं। मेरा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मैंने आपके सामने लिखा कि एक नंबर है 111 डिवाइडेड बाई 223, ठीक है, और एक दूसरा नंबर मैंने लिया कि वह है 111 डिवाइडेड बाई 227। अब आप खुद ही देखो कि यहाँ पर क्या हुआ है कि न्यूमरेटर बदला ही नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हुआ है, बढ़ गया है। जब भी डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो क्या होगा, पूरे फ्रैक्शन, पूरे भिन्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि जब हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं तो डिनोमिनेटर क्या करता है, जैसे से डिनोमिनेटर बढ़ेगा, जैसे आपको परसेंटेज में मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है और न्यूमरेटर सेम रहता है तो परसेंटेज की वैल्यू कम हो जाती है। परसेंटेज की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, पूरे भिन्न का मान कम हो गया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 111/227 अगर मैंने लिखा है और मैंने डिनोमिनेटर को यानी हर को बढ़ा दिया है, तो हर अगर बढ़ गया है तो ये पूरा जो नया भिन्न है आपके सामने ये छोटा होगा, यानी यहाँ पर ये वाला सिंबल होगा कि पहला भिन्न बड़ा है। तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ गया
तो भिन्न क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक, ये समझना है। डिनोमिनेटर अगर कम हो गया तो भिन्न क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं लिख के समझाता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 127/454 और यहाँ पर मैंने लिखा 127/422। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या हुआ, यहाँ डिनोमिनेटर कम हो गया है। अगर आपका डिनोमिनेटर कम हो गया है और न्यूमरेटर में कोई बदलाव ही नहीं है, न्यूमरेटर तो वही है, तो डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो आपने बेस छोटा कर दिया, हर छोटा किया तो परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर कम हुआ तो परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यही भिन्न जो है ये अब बढ़ जाएगा, बड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा अगर जनरलाइज करूं कि टाइप 1 केसेस में जब न्यूमरेटर सेम रहता है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो भिन्न का मान सबसे छोटा होगा। हाईएस्ट डिनोमिनेटर लोवेस्ट वैल्यू, मैं यहाँ पर चाहूँ तो लिख दूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि इस केसेस में अगर आपका डिनोमिनेटर हाईएस्ट है, जहाँ पर भी हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट डिनोमिनेटर होगा, वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वो वैल्यू आपको मिलेगी लोवेस्ट, सबसे कम मान, लोवेस्ट वैल्यू, उस भिन्न का मान सबसे कम होगा। ठीक है, सिंपली अगर आपका डिनोमिनेटर लोवेस्ट होगा यानी सबसे छोटा डिनोमिनेटर अगर होगा तो वहाँ पर जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी, सबसे बड़ी होगी। तो मैं लिख रहा हूँ हाईएस्ट वैल्यू। ठीक, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको बस समझना है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा हर, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटा हर, सबसे बड़ी वैल्यू, ये टाइप 1 केसेस हैं। जब भी आपके सामने आएंगे ये आपको परेशान ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं, टाइप 2। देखिए टाइप 2 जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये और भी आसान है। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो इसमें न्यूमरेटर क्या है, सेम नहीं रहेगा। न्यूमरेटर को मैं लाल रंग से लिख रहा हूँ, रेड कलर से। यहाँ पर क्या कहानी है कि यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है ना ये नहीं बदलेगा, ये सेम है। तो इसमें जो 2 केसेस बन रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिनोमिनेटर डी मतलब कांस्टेंट है, न्यूमरेटर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 2 भिन्न मेरे पास हैं, 2 भिन्न है, उसमें पहला केस ये हो सकता है कि न्यूमरेटर बढ़ रहा हो, डिनोमिनेटर नहीं बदला। दूसरा केस है न्यूमरेटर कम हो रहा हो, डिनोमिनेटर नहीं बदला। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि 111/227 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 227। डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो देखो पहले वाले केस का एग्जांपल क्या है, न्यूमरेटर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। न्यूमरेटर अगर इंक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर अगर आपका नहीं बदलता है तो क्या होगा, नया वाला जो फ्रैक्शन होगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। देखो इसमें एक लॉजिक और समझना है आपको कि जब भी कोई फ्रैक्शन आपके सामने लिखा हो इस टाइप का कि n/d टाइप का है, n/d टाइप का कोई फ्रैक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, तो अब उस फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, उस फ्रैक्शन की अगर आप वैल्यू की बात करें, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो क्या होता है, इम्पैक्ट जरा ध्यान से देखना कि जो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू होती है ना, ये पूरी वैल्यू कैसे चेंज होती है। पहली बात तो ये है कि ये न्यूमरेटर से सीधा रिश्ता है इसका, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, ऊपर है। न्यूमरेटर अगर बढ़ा तो वैल्यू बढ़ेगी, न्यूमरेटर अगर कम हुआ तो वैल्यू कम होगी। ठीक है, आप खुद ही देखो, इस केस में मैं कह रहा हूँ न्यूमरेटर अगर बढ़ा, अगर डिनोमिनेटर बदला ही नहीं तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। न्यूमरेटर अगर कम हुआ तो वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। मैं इसको फिर से दिखाता हूँ। जैसे 111/227 आप ले लो और फिर आप 107/227 ले लो आप। ठीक है, तो क्या हुआ, न्यूमरेटर क्या हुआ, कम हो गई। न्यूमरेटर अगर कम हुआ, डिनोमिनेटर नहीं बदला, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आप अगर समझने की कोशिश करो कि किसी भी भिन्न में, भिन्न का जो रिश्ता है, जो वैल्यू का रिश्ता है टोटल, वो न्यूमरेटर पे सीधा सीधा डिपेंडेंट है कि अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर मैं डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मान लो, न्यूमरेटर बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी, न्यूमरेटर कम हुआ तो ओवरऑल वैल्यू क्या हुई, कम हो गई। ये तो हो गया न्यूमरेटर पे डिपेंडेंसी का रिश्ता। मैं टाइप 1 पे आपको दिखाऊं जहां पर डिनोमिनेटर बदल रहा था, तो देखो ध्यान से क्या हो रहा था कि जब ये डिनोमिनेटर बढ़ा था, आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर जब बढ़ा था तो जो पूरा फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, कम हो गई थी, क्योंकि पहला वाला फ्रैक्शन बड़ा बोल रहे हैं, दूसरा वाला छोटा बोल रहे हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही डिनोमिनेटर बढ़ रहा है
तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो रही है, यानी उल्टा चल रहा है, डिनोमिनेटर से उल्टा रिश्ता है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो रही है। ऐसे देखो, अगर डिनोमिनेटर यहाँ पर कम हुआ, डिनोमिनेटर कम हुआ तो क्या हुआ, देखो ये वैल्यू बढ़ी हुई मिली कि नहीं। तो डिनोमिनेटर के कम होने से क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, यानी उल्टा रिश्ता है। डिनोमिनेटर कम हुआ तो ओवरऑल वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई। तो अब हम इन दोनों टाइप्स को देखने के बाद एक चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि जब फ्रैक्शन में दोनों होंगे तो दोनों काम करेंगे। भाई जब अकेले अकेले थे खाली, ये खाली न्यूमरेटर काम कर रहा था तो न्यूमरेटर के हिसाब से डिसाइड हो रहा था, खाली डिनोमिनेटर काम कर रहा था तो डिनोमिनेटर के हिसाब से डिसाइड हो रहा था। जैसे यहाँ देखो, जब न्यूमरेटर बढ़ा तो वैल्यू क्या हुई, बढ़ी हुई मिली, कोई टेंशन नहीं। जब न्यूमरेटर कम हुआ तो वैल्यू छोटी मिली, यहाँ पर छोटी हो गई, क्योंकि एक पे ही डिपेंडेंसी थी यहाँ पर, यहाँ भी एक पे ही डिपेंडेंसी थी, तो उसी ने डिसाइड कर लिया, उसी के नेचर ने डिसाइड कर लिया कि क्या होगा, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर। अब मैं इसको समझाता हूँ कि आपका न्यूमरेटर मान लिया कांस्टेंट है, न्यूमरेटर नहीं बदल रहा है, तो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है। आसान है समझना, डिनोमिनेटर बढ़ाओगे फ्रैक्शन कम होगा, वैल्यू कम हो जाएगी। तो स्टेटमेंट यही है कि बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू को घटाने की कोशिश करता है, और घटता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये नेचर हो गया। डिनोमिनेटर का चेंज अगर हो रहा है तो उसका इंपैक्ट फ्रैक्शंस पे क्या होगा। सिंपली अगर डिनोमिनेटर मान लिया नहीं बदलता तो न्यूमरेटर का नेचर क्या है, बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे न्यूमरेटर को बढ़ाने की कोशिश करता है, और घटता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है। दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। पहले बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, और घटता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है। बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है, और घटता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये दो फोर्सेस हैं, लेकिन अभी तक टाइप 1 और टाइप 2 में दोनों जो है अकेले अकेले काम कर रहे थे, मजे के दिन थे, मुश्किल भी नहीं है डिसाइड करना कि क्या होगा। जरा टाइप 3 में आते हैं, और टाइप 3 में जरा मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं कि क्या होगा। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, ये बहुत ध्यान से समझना। इसमें ना अब न्यूमरेटर भी चलेगा, डिनोमिनेटर भी चलेगा। देखो यहाँ न्यूमरेटर लिखा है मैंने, और यहाँ मैंने लिखा है डिनोमिनेटर। देखो क्या होने जा रहा है कि न्यूमरेटर ना अब जा रहा है बढ़ने, न्यूमरेटर तो बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि आपको तकलीफ ना हो। मैंने आपके सामने कहा एक नंबर है 113/247, और एक नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि 115 डिवाइडेड बाई 243। देखो कहानी क्या हुई है, कहानी अगर इनको कंपेयर करो, मैं किस केस की बात कर रहा हूँ, इस केस की जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, इसमें देखो ये न्यूमरेटर को ध्यान से देखना, 113 से 115, 113 से 115 क्या हो गया, बढ़ गया। डिनोमिनेटर देखना 247 से 243 क्या हो गया, कम हो गया। राइट, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर तो बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है। अब जरा मैं इसका इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, एक एक करके इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे फ्रैक्शन पे इम्पैक्ट मुझे देखना है क्या होगा। आप कहोगे न्यूमरेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। न्यूमरेटर अगर बढ़ता है, अभी डिनोमिनेटर को भूल जाओ, तो ये क्या करता है, आप कहोगे ये पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो आप कहोगे न्यूमरेटर ये चाह रहा है कि पूरा फ्रैक्शन बढ़े, तो मैंने ये लगा दिया एरो, अपवर्ड एरो रेड कलर का, क्योंकि न्यूमरेटर को रेड कलर से लिख रहे थे हम अभी तक। तो न्यूमरेटर क्या कर रहा है कि पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिर आप कहोगे कि अच्छा ये तो न्यूमरेटर का इफेक्ट हो गया, लेकिन पूरे फ्रैक्शन में अगर दोनों चेंज हो रहे हैं, न्यूमरेटर भी बदल रहा है, डिनोमिनेटर भी बदल रहा है, तो दोनों काम करेंगे, अकेले तो काम करेगा नहीं कोई। तो फिर मैं कहूँगा अच्छा अब बताओ क्या होगा। आप कहोगे देखो यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप कहोगे घटता हुआ डिनोमिनेटर क्या करता है, पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अगर डिनोमिनेटर घट रहा है और पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो डिनोमिनेटर की इच्छा क्या है, डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। एक ही फ्रैक्शन है, और उस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर बढ़ाना चाह रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ाना चाह रहा है। कोई रोक लेगा क्या, कौन रोक लेगा। जब दोनों एक ही काम करना चाह रहे हैं, दोनों फ्रैक्शंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा था, न्यूमरेटर कह रहा था फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाओ,
डिनोमिनेटर कम हो रहा था, ये भी कह रहा था फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाओ। अब दोनों अगर बढ़ाना ही चाह रहे हैं तो क्या होगा, इसको क्या तकलीफ है, बढ़ जाएगा। यानी ये फ्रैक्शन जो 115/243 है वो 113/247 से बड़ा होगा। समझना क्या है कि देखिए, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बदलते हैं तो ये केसेस ऐसा नहीं कि हमेशा मुश्किल होते हैं। यहाँ पर देखो कितना आसान है, दोनों एक काम ही करना चाह रहे थे तो एक काम ही करना चाह रहे थे तो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत हुई नहीं। अब देखो एक टाइप 4 में लिख देता हूँ। टाइप 4 में क्या होगा, टाइप 4 में क्या होगा, फिर से वही कहानी है, आपका न्यूमरेटर होगा, आपका डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर है और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ठीक है, ये आपको समझना है कि न्यूमरेटर आपका कम होगा। रेड कलर से लिखता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। न्यूमरेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या है, बढ़ रहा है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ फ्रैक्शन के, ठीक है। ये आपके सामने हो गया 117/342, 117/342, 115/347। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर कम हो गया, ठीक है, और अगर आप डिनोमिनेटर को ज़रा ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, बढ़ गया, राइट। ये चीज़ हुई है, केस टाइप 4 हो गया। अब जरा समझें, क्या समझते हैं। देखो आप कहोगे कि सिंपल सी स्टोरी क्या है कि अगर हम पूरे फ्रैक्शन की बात करें, पूरे फ्रैक्शन की बात करें, न्यूमरेटर कम हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये पूरे फ्रैक्शन को कहेगा तुम कम हो जाओ, पूरे फ्रैक्शन को बोलेगा तुम कम हो जाओ। न्यूमरेटर कम हो रहा है तो ये पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करेगा, ठीक है, छोटा हो गया। लेकिन डिनोमिनेटर भी तो काम कर रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर क्या करता है, ये भी पूरे फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है, ये भी कहेगा कम हो जाओ। देखो इस केस में भी क्या हो रहा है, दोनों कह रहे हैं कि फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाए। अगर दोनों कह रहे हैं कि फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, तो फ्रैक्शन को क्या ही तकलीफ है, कम हो जाएगी वैल्यू। अगर दोनों चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो भाई हो जाएगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है। जब दोनों एक ही काम करना चाह रहे हैं तो वो दोनों काम हो जाएगी। भाई आपने बोला अपने दोस्त से कि चलो मूवी देखने चलते हैं, उसने भी बोला चलो मूवी देखने चलते हैं, तो जब दोनों कह रहे हो मूवी देखने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, तो जाके मूवी देख लोगे, कॉमन डिसीजन है ना, फिर क्या ही तकलीफ है। प्रॉब्लम तो तब होती है ना जब एक दोस्त कहता है कि अरे मुझे मूवी नहीं देखना है, ठीक है, मेरा मन नहीं है, मेरे को कुछ और करना है, तो वहाँ रेजिस्टेंस है, वहाँ पर फिर डिस्कशन डिबेट के बाद डिसाइड होगा कि कौन क्या करने वाला है। यहाँ तो कुछ ही नहीं है, दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं, तो मूवी देखना है तो जाओ दोनों मूवी देखो, ठीक है। यहाँ दोनों कह रहे हैं कम कम, जैसे एक ने कहा कि नहीं देखना है, दूसरे ने कहा नहीं देखना है, तो नहीं देखेंगे, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यार कोहेरेंस है, एक ही काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर इसको इस भाषा में अगर आपको फ्रैक्शन में अप्लाई करना हो तो आप क्या कहोगे, न्यूमरेटर कम हो गया तो फ्रैक्शन कम होना चाहेगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये भी डिनोमिनेटर को कम करना चाहेगा, दोनों कम करना चाह रहे हैं तो फ्रैक्शन कम ही होगा, यानी पहला फ्रैक्शन बढ़ेगा, बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। आसानी से कंपेयर हो सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। टाइप 5 में आते हैं, ठीक है, टाइप 5 में आते हैं। अब देखिए टाइप 5 का क्या सीन होगा, क्या सिनेरियो होगा। सिंपल सा ये भी स्ट्रक्चर वही है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से मैं कहूँगा कम हो जाओ, ठीक है, न्यूमरेटर से भी मैं कहूँगा तुम कम हो जाओ। देखो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कम हो रहे हैं, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कम हो रहे हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ। मैंने आपसे बोला कि आपके सामने है 115/247, ये आपने कहा कि 115 जो है मेरा, ये लेट से हो जाता है 109, ठीक है, राइट, और ये वैल्यू जो है आपकी ये हो जाती है 235। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है। तो ये आपका केस हो गया टाइप 5, दोनों कम हो रहा है, न्यूमरेटर भी कम हो रहा है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है। अगर दोनों कम हो रहे हैं तो फिर मुझे पता लगाना है क्या होगा। अब देखो यहाँ पर केस को थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। न्यूमरेटर अगर कम हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये पूरे फ्रैक्शन को कम करने की कोशिश करेगा, सिंबल लगा दिया डिक्रीज का। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर कम हो रहा है। डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा होता है तो ये पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये मैं ऐसा सिंबल लगा दूंगा। अब इनका जो नेट रिजल्ट होगा, देखो एक कह रहा है कि मेरे को मूवी जाना है, एक कह रहा है कि मेरे को कुछ और करने जाना है, मेरे को डिनर करने जाना है मान लिया, ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है, दो फ्रेंड हो, लेट से कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो एक कह रहा है मैं तो मूवी देखने जाऊंगा, एक कह रहा है नहीं मैं तो डिनर करूंगा, ठीक है।
और दोनों में से एक ही चीज़ होनी है, दोनों नहीं हो सकती है, कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, राइट। तो अब देखो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा असर्टिव है, वो डिसाइड करेगा, है ना। दोनों अगर बराबर असर्टिव होंगे तो कुछ होने वाला नहीं है ना, समझ रहे हो आप। तो देखो उसी तरह समझाता हूँ इसको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ इस कॉन्सेप्ट से कि आपने कभी ना कभी टग ऑफ वॉर देखा होगा गेम। टग ऑफ वॉर का मतलब होता है रस्सा कसी हिंदी में। जीवन में कभी ना कभी ऐसा मौका मिला होगा जब आपने रस्सा कसी नाम के खेल में पार्टिसिपेट ज़रूर किया होगा। तो देखो यहाँ पर कहानी क्या है कि कुछ ऐसे देख लो कि वो जो रस्सा है ना, मान लेते हैं आपका भिन्न है, आपका फ्रैक्शन है, एक खींच रहा है अपनी तरफ, न्यूमरेटर कह रहा है अरे तुम कम हो जाओ, डिनोमिनेटर कह रहा है अरे तुम बढ़ जाओ, एक अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। सेम कहानी यहाँ भी। तो जो ज़्यादा फोर्स लगा के खींच लेगा रस्सा अपनी तरफ, वो जीत गया, रस्सा उसकी तरफ जाएगा। फोर्स दोनों लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूँ, मेरी टीम में मान लिया मैं इधर खींच रहा हूँ, एक दूसरी टीम है वो अपनी तरफ खींच रही है, जो ज़्यादा ताकत लगाएगा रस्सा पूरा उसकी तरफ आ जाएगा। यहाँ भी कहानी वही है। इसके पहले कहानी क्या थी, इसके पहले कहानी क्या थी, दोनों एक रस्सा मान लिया दिया आपको, आप दो टीमें दोनों एक ही तरफ खींच रहे हैं, अरे क्या ही मतलब है, आपकी तरफ ही आएगा ना ऑब्वियसली। तो वही था टाइप 3 टाइप 4। टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 में क्या हो रहा है, वही दोनों टीमें अपोजिट डायरेक्शन में, असली गेम हो रहा है पूरा, अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। तो यहाँ पर जैसे हम टग ऑफ वॉर में कहते हैं फोर्स, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वहाँ डिसाइड होगा कि भाई आपका रस्सा उधर गया। यहाँ वो फोर्स क्या है, वो कौन सा ऐसा फोर्स है या कौन सा ऐसा मीट्रिक है जिसको हम कंपेयर करेंगे कि भाई कौन ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पर ज़्यादा बल लगा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमेशा जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, परसेंटेज एक कंपैरिजन का ही टूल है। तो यहाँ पर ये पता लगाना है अगर कि कौन डोमिनेट करेगा, क्योंकि देखो सिंपल सी कहानी है, न्यूमरेटर चाह रहा है कम हो जाए, डिनोमिनेटर चाह रहा है कि बढ़ जाए। बात उसकी मानी जाएगी जो डोमिनेट करेगा, जिसकी बात में ज़्यादा दम होगा, और वो बात में दम किसी ना किसी पैरामीटर से आएगा, और वो पैरामीटर है आपका परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि टग ऑफ वॉर में जो चीज़ फोर्स होती है, यहाँ पर वो चीज़ होती है परसेंटेज चेंज, राइट। सो पहली बात तो हमें देखना है कि क्या ये वाकई में टाइप 5 वाले केसेस हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर टाइप 1 से टाइप 4 तक होंगे तो फिर तो कोई दम ही नहीं, वो तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। टाइप 5 की बात करेंगे अगर, जहां अपोजिंग फोर्सेस लगे हुए हैं, हमें परसेंटेज चेंज देखना होता है। जिसका परसेंटेज चेंज ज़्यादा होगा वो डोमिनेट करेगा। बहुत सही शब्द है परसेंटेज चेंज। और यहाँ पर हमें साइन से मतलब नहीं है सर, कि आप कहोगे कि देखो परसेंटेज चेंज का मतलब हमें पता ही है कि दोनों डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो दोनों माइनस में ही होंगे। तो अगर परसेंटेज चेंज निकालने गए, हम डिक्रीज निकालने गए, दोनों नेगेटिव ही होंगे ऑब्वियसली। हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को देखना है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन डोमिनेट कर रहा है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको समझना है, 115 अगर 109 हो रहा है तो यहाँ 6 का डिक्रीज आ रहा है, 6 का डिक्रीज आ रहा है। यहाँ 247 आपका 235 हो रहा है, यहाँ 12 का डिक्रीज आ रहा है। बहुत ध्यान समझना है, बहुत ही आसान भी है। तो मुझे देखना है कि किसका परसेंटेज चेंज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड का मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि 6/115 जो यहाँ परसेंटेज चेंज है यहाँ पर, और 12/247, इसी में डिसाइड करना है कौन सा ज़्यादा है। अब जरा आप मुझे एक सवाल बताओ, अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिखूँ 1/20 माइनस, तो कोई आपको दिक्कत होगी? क्योंकि 6 × 20 क्या होता है 120। डिनोमिनेटर जो है 115 वो 20 से कम है, तो 1/20 माइनस बनेगा। इसको अगर मैं लिखूँ 12, तो ये वैल्यू आपकी है 20 प्लस, क्योंकि ये 247 है। तो ये 12 से सॉरी अगर मैं डिवाइड करता इसको 1/ लिखता तो 1/20 प्लस बनेगा ये, राइट। तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं कि इसमें से कौन सा बड़ा है, तो पहला वाला बड़ा आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए कि पहला वाला वैल्यू आपका बड़ा होगा, राइट। यहाँ पर आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, इतना आसान है ये। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका और भी था इसको कंपेयर करने का। आप इसको ना ऐसे लिख लेते, 2 से डिवाइड कर देते न्यूमरेटर को, तो बनता 6, और ये वैल्यू क्या बनती 100
23.5, यहाँ से भी देख सकते थे, न्यूमरेटर सेम हो गया ना, सेम न्यूमरेटर पर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो जब आपको ये पता लग गया कि मैग्नीट्यूड में जो परसेंटेज चेंज है वो इसमें ज़्यादा है, एब्सोल्यूट चेंज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, एब्सोल्यूट चेंज तो 12 ज़्यादा है 6 से, मुझे परसेंटेज चेंज देखना है सर, परसेंटेज चेंज देखना है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर वाला परसेंटेज चेंज ज़्यादा है, न्यूमरेटर वाला परसेंटेज चेंज ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में। इसका मतलब ये हो गया सर कि न्यूमरेटर जो है ना, मैं लिख रहा हूँ न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है, जिसका परसेंटेज चेंज ज़्यादा है वो डोमिनेट करेगा। अगर न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है तो न्यूमरेटर ही डिसाइड करेगा क्या होगा। अगर न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा क्या होगा। तो न्यूमरेटर की क्या इच्छा थी, कम हो जाओ। न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा था ना, तो न्यूमरेटर चाह रहा था कि फ्रैक्शन कम हो जाए। तो न्यूमरेटर अगर चाह रहा था कि फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज ही होगी, यानी दूसरा वाला फ्रैक्शन घटा हुआ होगा, छोटा फ्रैक्शन होगा। इसी केस में मान लिया अगर डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा होता, सेम केस में किसी भी और एग्जांपल में, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये है मेरा 115/247, ये वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी 109, राइट, और यहाँ पर मैंने मान लिया वैल्यू लिखी होती है आपके सामने 210, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ आप कहते हैं कि यहाँ चेंज क्या है, 6 का चेंज है 115 पर, 6 का चेंज 115 पर है, और ये वैल्यू जो आपकी चेंज आपको दिखती है, ये चेंज आपको दिखता है कि यहाँ 37 का डिक्रीज है। अब एक चीज़ तो मेरे को क्लियर है कि यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ 37 को, बेस है आपका 247, सो 37 का डिक्रीज क्या है सर बताएंगे आप? ये 10 पॉइंट समथिंग परसेंटेज का डिक्रीज है, ज़्यादा है 10 से, देखो ना ध्यान से, मतलब ये एक्चुअली में तो 15% से भी ज़्यादा है, लेकिन मैं 10 से ऊपर तो देख ही रहा है मुझे, क्योंकि इसका 10% क्या होगा 24.7 और ये वैल्यू क्या है 37। तो अगर मैं परसेंटेज डिक्रीज की बात करूं तो एक्चुअली में ये 10% से ज़्यादा है डिक्रीज, फॉर श्योर। 15% भी मुझे साफ साफ दिख रहा है उससे ज़्यादा, बट मैं 10 ही बोल रहा हूँ कि ये 10% से ज़्यादा का डिक्रीज है। जबकि न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो 10% आएगा वो आएगा 11.5, जबकि डिक्रीज केवल 6 का है। तो यहाँ डिक्रीज लगभग 5% के आसपास का है, या 10% से कम डिक्रीज आप कहोगे। 10% से कम डिक्रीज न्यूमरेटर में हो रहा है, और डिनोमिनेटर का जो डिक्रीज है वो हो रहा है 10% से ज़्यादा। डिनोमिनेटर 10% से ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, ये 10% से कम डिक्रीज कर रहा है। बस इतना ही निकालना काफ़ी था, ये बोलना कि डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा तो डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा कि क्या होगा। डिनोमिनेटर क्या कर रहा था, डिक्रीज। डिनोमिनेटर जब डिक्रीज करता है तो ये फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इसलिए ये वाला फ्रैक्शन बढ़ा हुआ आएगा। तो जब भी ऐसे केसेस होंगे तो आपको बस ये देखना है कि डोमिनेट कौन कर रहा है। तो जो डोमिनेट कर रहा है उसका नेचर क्या है, वो क्या करना चाह रहा था, वही होगा डोमिनेटर। जैसे डिनोमिनेटर यहाँ इस केस में डिनोमिनेटर चाह रहा था कि डिक्रीज हो रहा हूँ मैं, तो मैं फ्रैक्शन को इंक्रीज करना चाहूँगा, इंक्रीज हो जाएगा फ्रैक्शन। यहाँ न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा था, न्यूमरेटर चाह रहा था कि पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज होना चाहिए, तो डिक्रीज हो गया, पहला वाला फ्रैक्शन बढ़ा है। यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए जब टाइप 6 में आपको दिखाऊंगा तो आपको कुछ नया दिखेगा ही नहीं, इसी केस को फिर से हम डिस्कस करेंगे। बस ये बदल जाएगा कि न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। देखते हैं टाइप 6। देखिए टाइप 6 में क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं न्यूमरेटर और हम लिख रहे हैं साथ में डिनोमिनेटर। केस क्या है कि अब देखो न्यूमरेटर जा रहा है बढ़ने और डिनोमिनेटर भी क्या करेगा, ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ रहे हैं। अब जरा ध्यान समझना कि डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो ये फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है, साथ ही साथ अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो ये फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। दोनों फिर से काम कर रहे हैं विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। रस्सा कसी वाला खेल है, दोनों फिर से एक दूसरे को अलग अलग दिशा में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ अब क्या होगा, फिर से वही होगा कि भाई जो डोमिनेट करेगा वो बाजी मार लेगा। तो डोमिनेशन कैसे पता लगता है, परसेंटेज चेंज से। जरा केस को थोड़ा समझते हैं। आपके सामने मैं केस लिख रहा हूं, वो है आपका 237 डिवाइडेड बाई 347, ठीक है। न्यूमरेटर को बढ़ाने जा रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखना। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 262, राइट, या मैंने न्यूमरेटर को बढ़ाया है और मैं डिनोमिनेटर को भी बढ़ाने जा रहा हूं। डिनोमिनेटर को मैं बढ़ाता हूं, ये हो गया आपका 318,
एंड 59 लेट से, राइट। ध्यान से देखो 359, या रुको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ताकि थोड़ा क्लोजर फ्रैक्शन बने आपका, कुछ 370 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप कहोगे कि केस तो बिल्कुल समझ में आ गया कि न्यूमरेटर बढ़ गया और साथ ही साथ डिनोमिनेटर भी बढ़ गया। बढ़ता हुआ न्यूमरेटर घटाएगा, बढ़ाएगा, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर घटाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। पता करना है कौन डोमिनेट कर रहा है, तो डोमिनेशन मालूम करना है, परसेंटेज चेंज पता करना पड़ेगा। आप कहोगे 237 से 262 हम जा रहे हैं। ये चेन साफ साफ मुझे 25 का चेन दिख रहा है, 25 का चेन दिख रहा है। तो 25 का अगर चेंज है तो वो डेफिनेटली 10% से बड़ा चेंज है, क्योंकि ये नंबर आप ध्यान से देखो, अगर आप 237 को ध्यान से देखेंगे तो 237 का 10% जो होगा, 10% अगर निकालते खाली तो वो आता है 23.7, लेकिन यहाँ पर जो चेंज है वो 25 का है, मतलब 10% से बड़ा चेंज है। एक चीज़, डिनोमिनेटर का चेंज अगर आपको देखना है कि डिनोमिनेटर कितना प्रतिशत से बदल रहा है, तो आपने कहा कि ये वैल्यू जो हमें चेंज साफ साफ दिख रही है 23 का चेन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। 23 का अगर चेन दिख रहा है तो ये कहीं कन्फ्यूज़न ही नहीं है मुझे, ये जो नंबर है इसका 10% क्या होता, 34.7, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, केवल 23 का हो रहा है, तो ये चेंज आपका लेस देन 10% का चेंज है ना। कोई कन्फ्यूज़न है आपको कि यहाँ पर कौन डोमिनेट कर रहा है? यहाँ पर न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है। और अगर आपका न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा, क्योंकि न्यूमरेटर का परसेंटेज चेंज ज़्यादा है, तो वही होगा जो न्यूमरेटर चाहेगा, यानी फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो फ्रैक्शन अगर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर आप साफ साफ कहोगे कि न्यूमरेटर चाह रहा था बढ़ाना, न्यूमरेटर ही डोमिनेट कर रहा है, तो यही डिसाइड करेगा क्या होगा, तो ये बढ़ा हुआ फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये एक तरीका था इसको परसेंटेज चेंज को समझने का। वैसे आपकी अब तक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है और भी बढ़ गई होगी, तो मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझा सकता था, केवल देख के आप मार्क कर सकते थे। देखो यहाँ पर जो बेस है 237 वो छोटा है कंपेयर टू 347 से, जबकि चेंज जो है 25 बड़ा है 23 से। ध्यान से समझना, यहाँ 25 का चेंज हो रहा है, 25 का चेंज हो रहा है छोटे बेस पर, यहाँ 23 का चेंज हो रहा है बड़े बेस पर। आप मुझे बताओ कि ज़्यादा चेंज छोटे बेस पे हो रहा है और कम चेंज बड़े बेस पे हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर हम परसेंटेज चेंज निकालने जाएंगे तो किसका ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर का ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना आप, क्योंकि परसेंटेज चेंज आप कैसे निकालते हो, आप निकालते हो 25/237, ये परसेंटेज चेंज हुआ ना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज क्या हुआ 23/347। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखो ये कम हो गया और ये वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, दूसरी वाली वैल्यू छोटी ही होती है, पहली ही बड़ी होती है। मैं उसी को भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बड़ा चेंज है, जो 25 का चेंज है, ये बड़ा चेंज है 23 के कंपैरिजन में एब्सोल्यूट नंबर में। साथ ही साथ जो इनका बेस है 25 वाला वो छोटा है 347 से, यानी जिसका बेस बड़ा है उसकी वैल्यू चेंज छोटी है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, डेफिनेटली पहले वाले में बड़ा होगा, यानी न्यूमरेटर में बड़ा होगा। ऐसे आप बिना ये 10% सोचे भी इस केस में लगा सकते थे। तो परसेंटेज चेंज की अपनी एक स्टोरी है, जब वो आप थोड़ा सा उसमें और क्लियर होंगे परसेंटेज में, तो इतना मुश्किलातें यहाँ पर आपको आने वाली नहीं है, आप आसानी से इस केस को कहीं ना कहीं सीख पाएंगे। तो ये तो केस हो गया टाइप 6 में, जिसमें हम दोनों को बढ़ा रहे हैं और न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। एक और केस देखते हैं टाइप 6 में ही, मैं दूसरा केस भी लिखता हूँ। टाइप 6 में न्यूमरेटर हो गया आपका, न्यूमरेटर इंक्रीज करेगा इस केस को, इसमें कुछ दिक्कत तो है नहीं, आपको समझ ही आ गया कि किस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। पर आप देखना ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर को हम डोमिनेट करा के आपको एक उसका एग्जाम्पल भी कहीं ना कहीं दिखा देते हैं। सॉरी, बढ़ता हुआ न्यूमरेटर बढ़ाएगा, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर इसको घटाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब जरा मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। क्या हो रहा है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा आपके सामने 347, और यही करेंगे, इसको लिखेंगे 300 एंड लेट से मैं लिखता हूँ 72, मान लिया 372 डिवाइडेड बाई, आप एक नंबर लो 482, राइट, और इसमें भी हम लोग जोड़ते हैं 533 लिख देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टोरी बहुत सिंपल है। न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर भी बढ़ा, दोनों बढ़ रहे हैं, राइट, सेम स्टोरी है।
आपको पता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले हैं, राइट। इसको मैं ब्लैक कलर से ही लिखता हूँ, इंक्रीज। अब देखो यहाँ डोमिनेशन पता करना है, तो ये देखो आप कहोगे यहाँ पर 25 का चेंज है ना, यहाँ पर 25 का चेंज है। डिनोमिनेटर का अगर आप चेंज देखने जाओगे ना, तो ये चेंज 51 का चेंज है, 482 से 533। अब देखो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो न्यूमरेटर का चेंज है ना वो 10% से कम है, 25 ही है ना। अगर आप बेस को ध्यान से समझें तो बेस क्या है आपका 347 है, तो इसका 10% होता 34.7, लेकिन चेंज कितना है 25 का है, तो ये कितना हुआ 10% से कम का चेंज है। 10% के लिए 34.7 चाहिए था। फिर मैं यहाँ आया, ये 482 है, 482 में 51 का चेंज हो रहा है। 482 का जो 10% होता वो 48.2 होता, वाइल यहाँ पर जो चेंज है वो 51 है। तो ये वाला चेंज मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 10% से बड़ा चेंज है, ग्रेटर देन 10% है। तो अब इस केस में कौन डोमिनेट कर रहा है? आप कहोगे इस केस में डोमिनेट कर रहा है डिनोमिनेटर, क्योंकि इसका परसेंटेज चेंज ज़्यादा है। जब डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा तो वही होगा जो डिनोमिनेटर चाहता है। डिनोमिनेटर क्या चाहता है कि फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर चाहता है कि फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाए तो फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, यानी पहला वाला बड़ा होगा, दूसरा वाला छोटा होगा। तो ये हो गया हमारा टाइप 6, ठीक है। अब देखो कुल मिला के अगर आप इतने सारे टाइप्स हमने कर लिए 1 2 3 4 5 6, ये अलग अलग टाइप्स ही नहीं है, ये अलग अलग टाइप्स ही नहीं है, टाइप एक ही है। वो टाइप ये है कि मान लेते हैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर दिया हुआ है। सारे टाइप्स आप जरा ध्यान से एक एक करके विजुलाइज करो, राइट। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको दे दिया मैंने, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे दिया। अब जरा मैं आपको सारे टाइप्स दिखाता हूँ। पहला टाइप हमने लिया था कि डिनोमिनेटर बदल रहा है, न्यूमरेटर बदल ही नहीं रहा है ना। अब बताओ न्यूमरेटर अगर बदल ही नहीं रहा है तो न्यूमरेटर का परसेंटेज चेंज क्या होगा? 0। अगर मैं इसको पूरा फिर से वापस लेके जाके एक एक टाइप आपको सिर्फ जो आपने अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है उससे समझाने की कोशिश करूं तो आपको कैसे समझ में आएगा। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर बदला ही नहीं, तो न्यूमरेटर अगर नहीं बदल रहा है किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस में, तो इसका परसेंटेज चेंज क्या होगा? 0%। तो डोमिनेट कौन करेगा? डिनोमिनेटर ही तो डोमिनेट करेगा। अगर न्यूमरेटर में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, परसेंटेज चेंज नहीं आ रहा है, मतलब दो टीमें हैं, एक न्यूमरेटर की टीम है, एक डिनोमिनेटर की टीम है, रस्सा खींचने गए और न्यूमरेटर की टीम ने कहा हम खींचेंगे ही नहीं, तो भाई फिर तो वही होगा ना जो डिनोमिनेटर चाह रहा है। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर क्या करेगा? फ्रैक्शन को कम कर देगा, क्योंकि बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को घटाता है। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर कम हो रहा था तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई, क्योंकि न्यूमरेटर तो हड़ताल पे है, वो कह रहा है मैं कुछ करूंगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग गेम है। टाइप 2 देखो, टाइप 2 में क्या हुआ? डिनोमिनेटर हड़ताल पे कह रहा है मैं खेलूंगा ही नहीं, तो डिनोमिनेटर की टीम नहीं खेलेगी तो न्यूमरेटर जो करेगी वही, जो न्यूमरेटर चाहेगा वही होगा। न्यूमरेटर यहाँ पर क्या कर रहा था? जब न्यूमरेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर बढ़ रहा है, फ्रैक्शन बढ़ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसका परसेंटेज चेंज 0 है। तो जब डिनोमिनेटर का परसेंटेज चेंज 0 है, मतलब ये तो डोमिनेट कर ही नहीं सकता है। न्यूमरेटर जो कुछ भी करेगा थोड़ा बहुत वही डोमिनेट करेगा, बढ़ेगा तो भी वो डोमिनेट करेगा, घटेगा तो भी वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा फोर्स है, तुम्हारे में कोई फोर्स ही नहीं है। यहाँ देखो न्यूमरेटर क्या हो रहा था? कम हो रहा था, तो कम हो रहा था तो न्यूमरेटर जो चाहेगा वो होगा। न्यूमरेटर कम होता है तो फ्रैक्शन को कम करता है, फ्रैक्शन कम हो जाएगा। टाइप 3 को जरा ध्यान से एनालाइज करो। देखो यहाँ पर तो खैर बहुत ही आसान है, इसमें क्या ही बोलें। यहाँ डोमिनेशन की बात भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ दोनों लोग एक ही तरफ खींच रहे हैं। अरे भाई जब दोनों तरफ एक तरफ खींच रहे हो तो वही होगा। टाइप 4 में भी वही स्टोरी है। टाइप 5 टाइप 6 आपको मैंने अच्छे से समझा ही दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ स्पेशल फ्रैक्शंस हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा रेशियो कंपैरिजन में। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे अगले लेसन में। उसके पहले आपको ये देखना है, यहाँ पर कहीं ना कहीं समझना है कि कुछ स्पेशल रेशियोज होते हैं, वो भी इस तरीके से आप कैसे आसानी से समझ सकते हो। देखिए कुछ स्पेशल रेशियोज ऐसे बनते हैं ना जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस होता है ना वो सेम हो जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। जैसे मैं आपको केस समझाता हूँ, पर उसके पहले आपको दो चीज़ें और समझने की ज़रूरत है कि फ्रैक्शन, एक आपका फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है, अगर मैं आपसे कुछ ऐसा लिखूं, n/d टाइप का एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं जहां पर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपने लिखा, जहाँ पर न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो वो हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 11/12 प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड सो ऑन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया? अगर मैं लिखूँ आपसे 11/4, मैं आपसे लिखूँ 11/10, मैं लिखूँ 13/12, ये सारे फ्रैक्शंस आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक, तो एक स्पेशल पैटर्न होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो मैं आपको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप ये भी समझ सकते हो कि डेसिमल वैल्यू अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की निकाली जाए तो वो हमेशा क्या आती है? लेस देन 1। ठीक है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू आप कैलकुलेट करने गए तो वो वैल्यू लेस देन 1 आएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मोर देन 1 आएगी, है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखते हैं जरा वो पैटर्न क्या है। देखिए पैटर्न ये है कि कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे मैं अभी प्रॉपर फ्रैक्शन वाला केस लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, वो केस क्या है? जैसे मैंने आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखा, लेट से 1/2, है ना। फिर एक वैल्यू लिखी मैंने 2/3, फिर वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी 3/4, फिर मैंने आपके सामने वैल्यू लिखी 4/5, फिर आपके सामने वैल्यू लिखी 5/6, फिर आपके सामने वैल्यू लिखी 6/7 एंड सो ऑन। ऐसे इसको बढ़ाते गए। तो जब इसको बढ़ाते गए तो मान लिया इसका ऑर्डर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या कोई रैंडम ऑर्डर है, तो देखो इसमें तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि भाई ये वैल्यू 0.5 है, ये वैल्यू क्या है? 0.667 है। परसेंटेज टर्म में सोच लो ना, 1/2 50% होता है, 2/3 66.7 होता है, ये 0.75 होगा 75%, ये 80%, ये आपका 83.33 होता है, 0.833 करके हो जाएगा। 6/7 भी आपको पता है कि 1/7 आपको 14 पॉइंट समथिंग आता है। रिवर्स कर लो ना, 100 - 14 करते हो तो आपको क्या मिलता है? 86 के आसपास मिलता है ना। मैं 0.86 रफली लिख देता हूँ। ठीक, कुल मिला के आपको दिख रहा है ना कि ये वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है ना। जैसे बढ़ाओगे आप, इवन आगे सोचो कि कभी ना कभी 99/100 भी आएगा, उसकी वैल्यू 0.99 होगी, है ना। देखो ना, तो ये वैल्यू कुल मिला के ऐसे बढ़ती हुई जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। ये एक को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा ही रहेगा। हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख गया ना कि ये वैल्यू जो ना इस ऑर्डर में है, ये वैल्यूज क्या है ना, बढ़ती हुई जा रही है, राइट। अब इस अगर केस को हम देखते हैं ना तो हमें एक बहुत ही स्पेशल सा केस नजर आएगा। वो केस नजर क्या आएगा? अगर आप ध्यान से देखो कि इसमें क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो बराबर है ना। मतलब यहां पर आप देखो डिफरेंस कितना है? 1 का है। यहां भी डिफरेंस क्या है? 1 का है। यहां डिफरेंस क्या है? 1 का है। यहां डिफरेंस क्या है? 1 का है, राइट। तो यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सब जगह बराबर हमने रखा है। तो ये तो हो गया कि हमने बिल्कुल छोटे वाले नंबर्स लिखे जिसमें डिफरेंस भी 1 का है। कोई जरूरी नहीं कि 1 ही डिफरेंस हो, बराबर डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो यहां पर हमने वैल्यू के साथ कंपेयर कर लिया, बट कई सारे ऐसे फ्रैक्शंस होंगे जहां पर हम शायद वैल्यू से कंपेयर ना कर पाए, डायरेक्ट वैल्यू उनकी ना निकाल पाए। तो पहले तो आपको ये जानना है कि ये फ्रैक्शन का ऑर्डर ये होता है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, और ये आप इस डेसिमल वैल्यू से आप ध्यान रख सकते हो। पर मैं आपको इसे दूसरे लॉजिक से भी समझा सकता हूं। वो लॉजिक आप देखना जो आप सीख के आओ उसी से बता दोगे आप। 1 से अगर आप 2 गए और यहां से आप 2 से 3 गए, दोनों में चेंज क्या है सर? 1 और 1 का चेंज है कि नहीं है? डोमिनेट कौन करेगा जरा बताएंगे आप मुझे? डोमिनेट करेगा न्यूमरेटर। क्यों भाई? क्योंकि आपके दोनों में चेंज तो बराबर है 1 और 1 का, लेकिन हमें तो निकालना होता है परसेंटेज चेंज, तब हमें मालूम चलता है ना कि कौन डोमिनेट कर रहा है। तो 1 और 1 तो बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन जब हम परसेंटेज चेंज निकालने जाएंगे तो आप कहोगे ये वाला जो बेस होगा ये छोटा है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। चेंज बराबर है, दोनों में चेंज बराबर है, लेकिन न्यूमरेटर का बेस छोटा है, परसेंटेज चेंज क्या होगा? ज्यादा होगा। सेम चेंज आप कर रहे हो, बेस छोटा है, परसेंटेज चेंज ज्यादा है, तो कौन डोमिनेट करेगा? न्यूमरेटर। तो अगर न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा तो न्यूमरेटर ही डिसाइड करेगा कि पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है। आप कहोगे न्यूमरेटर 1 से 2 गया यानी न्यूमरेटर तो बढ़ा, तो बढ़ा है न्यूमरेटर। बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को क्या करता है? बढ़ाने की कोशिश करता है, इसलिए अगला वाला फ्रैक्शन बढ़ के आया। आपको पता है आगे क्या होगा? आगे भी सिर्फ यही होगा, क्योंकि फिर से आप क्या कर रहे हो? दोनों में क्या है? चेंज 1 और 1 का ही चेंज है।
दोनों में चेंज बराबर है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो जब परसेंटेज निकालने की बारी आएगी तो ये आपको परसेंटेज हमेशा ज़्यादा देगा। तो इस पूरी सीरीज में डोमिनेट कौन करता जा रहा है? न्यूमरेटर डोमिनेट करता जा रहा है। न्यूमरेटर डोमिनेट करता जा रहा है तो क्या होगा? न्यूमरेटर ही डिसाइड करेगा कि कौन से फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 2 से 3 अगर जा रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इवन 3/4 की वैल्यू 2/3 से बड़ी आएगी। तो अब हम कह रहे हैं कि जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर होता है ना वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर दे रहा हूं, जरा ध्यान से उसको देख लो। कोई भी 2 फ्रैक्शन आपके पास है, मान लिया, जो कि आपके हैं n/d, और यहां पर भी आपका फ्रैक्शन है कुछ ऐसा n+x/d+x। ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, n/d, n+x/d+x। यहां पर मैं यही बोल रहा हूं कि n और d दोनों पॉजिटिव हैं। मैं अभी बात सिर्फ पॉजिटिव फ्रैक्शंस की कर रहा हूं, n और d मेरे लिए दोनों पॉजिटिव हैं। मैं लिख देता हूं n, d जो बोथ हैं 0 से बड़े हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आपने ऐसा किया और जो x है आपका ये भी पॉजिटिव है, ये भी लगा लो कि x भी पॉजिटिव है। अब देखो जरा आप क्या कर रहे हो, आप करो कि मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं इन दोनों को। ये मैंने क्या लिखा है पता है आपको? ये कैसे फ्रैक्शंस हैं, क्या प्रॉपर्टी है इनकी? इनकी प्रॉपर्टी सिंपली ये है, इसको 2 तरीके से समझ सकते हो कि दोनों फ्रैक्शंस को अगर आप ध्यान से देखें अलग अलग, मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, इन दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस आने वाला है, यहां पर देखो क्या है, n-d लिखोगे आप, यहां भी जरा डिफरेंस निकालो तो यहां पर भी n-d ही आएगा। x n+x/d+x है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो n-d आएगा। देखो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है, ठीक है। n/d मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है, यानी क्या है, दोनों जो फ्रैक्शंस हैं आपके, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं कि दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है। कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं 40/47, और यहाँ पर आपका हो सकता है 49/56। देखो दोनों में क्या है, डिफरेंस सेम है। इसको 2 तरीके से समझ सकते हो आप कि जितना चेंज न्यूमरेटर में है और जिस तरह का चेंज है उतना ही चेंज डिनोमिनेटर में है, उसी तरह का चेंज। मतलब अगर न्यूमरेटर में आपने x जोड़ा है तो डिनोमिनेटर में भी आपने x जोड़ा है। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है वो बराबर है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको बताना है कि कौन डोमिनेट करेगा या कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा वैल्यू रखेगा, कैसे समझोगे? प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हो आप, न्यूमरेटर में x का चेंज है, डिनोमिनेटर में x का चेंज है। आप मुझे ये बता दो कि अगर दोनों में चेंज बराबर है x और x का, और न्यूमरेटर छोटा है तो न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा कि नहीं? क्योंकि x का चेंज न्यूमरेटर पे ज़्यादा परसेंटेज वैल्यू देगा। तो अगर मेरा न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा तो वही होगा जो न्यूमरेटर चाहता है, यानी न्यूमरेटर बढ़ाना चाह रहा है तो पूरा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। आपको पता है ये केस क्या हो सकता है? अब मैं इस केस को थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ आपके लिए, या इन दोनों में ही देख लो आप, 40/47, 49/56। देखो यहाँ पर भी डिफरेंस 7 का था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिफरेंस 7 का था, दोनों में डिफरेंस सेम है। तो कहाँ परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, कहाँ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? वही जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, राइट, सिंपल। क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ता है तो वो फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो बड़ा न्यूमरेटर मतलब बड़ा वैल्यू। तो इसको मैं अगर जनरलाइज करूं आपसे ना, और आपसे बोलूं कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन आपके सामने मान लिया लिखा हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, मैं बहुत सारी वैल्यूज लिखने वाला हूं। देखो मैंने लिखा 40/47, मैंने लिखा आपके सामने 49/56, मैंने आपके सामने लिखा 98/106, मैंने आपके सामने लिखा 117/224, मैंने आपके सामने लिखा 206/213। इतने सारे मैंने फ्रैक्शन आपके सामने लिखे हैं। देखो पहली बात तो सारे फ्रैक्शन क्या हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, 1 से छोटे हैं, और साथ में सबकी प्रॉपर्टी वही है। देखो यहाँ भी क्या है, +7 मतलब डिनोमिनेटर 7 ज़्यादा, यहाँ भी 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 डिनोमिनेटर क्या है, 7 ज़्यादा। यानी हर केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस भी बराबर है। अब अगर आपको बताना है कि लोएस्ट फ्रैक्शन कौन सा है और हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, आपको पता है कि सिंपल सी बात है, जब भी मैं 2 फ्रैक्शन को कंपेयर करूंगा, जिसका फ्रैक्शन बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेट न्यूमरेटर ही करेगा, ठीक है। क्योंकि चेंज जब बराबर होता है तो न्यूमरेटर ही डोमिनेट करता है।
तो अब देखो यहां पर ध्यान से क्या होगा कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, मैं अगर इसको लोवेस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करना चाहूं, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यानी जो सबसे कम होगा उसको मैं बोलूंगा 1, जो सबसे ज्यादा होगा उसको मैं बोलूंगा, यहां पर 5 नंबर हैं 5। तो आप कहोगे लोवेस्ट वाला ये नंबर है, तो ये नंबर हो गया आपका 1, यानी ये सबसे कम वैल्यू होगी इसकी, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है उसकी वैल्यू बड़ी होगी। ऐसे करके आप 1 2 3 4 5 ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये तो वो तरीका हो गया। अब यहां पर एक चीज और हो सकती थी कि प्रॉपर फ्रैक्शन की ही बात है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर ऐसा केस है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा, मैं बात कर रहा हूं n/d, अगर आपका लेट से हो जाता है n-x/d-x, कुछ ऐसा हो गया, और इस केस में आपको निकालना है डोमिनेशन। आपको फिर से कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको पता है कि दोनों में अगर x का चेंज हुआ तो x का चेंज होने से क्या होगा कि न्यूमरेटर ही डोमिनेट करेगा, क्योंकि इसका बेस क्या है, छोटा है, छोटे बेस पे परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा। तो यहाँ न्यूमरेटर घट रहा है तो ये फ्रैक्शन को क्या करेगा, कम कर देगा। यानी इसको अलग तरीके से भी समझ सकते हो आप, दोनों चीज़ें एक ही हैं। मतलब इवन आप अगर इसको देखो ध्यान से, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो जो छोटा न्यूमरेटर होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। यहाँ से भी वही चीज़ निकल रही है कि सिंपल सी बात है, अगर मैं यही सेम केस लेके चल रहा हूँ जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है, सेम है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर भी वही बात कर रहे थे हम लोग। अगर देखो आप, जिसका वैल्यू न्यूमरेटर का कम है वो वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू से कम वैल्यू रखता है। तो ये तो हो गया हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन केस की कहानी, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस क्या है, सेम है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आपको दिखाता हूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा। ये चीजें आपने रट के रखी है ना, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, रट के जो रखी है ना सब भूल जाओ। आपको मैं पूरी चीजें अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि n/d है, जहां पर आपका n d से बड़ा है, वैल्यू 1 से बड़ी होगी। आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि मैं पॉजिटिव फ्रैक्शंस लेकर चल रहा हूं, जहां n भी पॉजिटिव है, d भी पॉजिटिव है। अब जरा एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि आपके पास मान लिया एक नंबर है जिसमें कुछ ऐसी सीरीज बन रही है, मान लिया ये 1 है, फिर यहाँ पर ये आपका 3/2 बन रहा है ना, कुछ ऐसे करके 3/2 बना, फिर आपका ये 4/3 बना, फिर आपका ये वैल्यू आपका सिंपल सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही लेके मैं चलूँगा, 5/4 बना, डॉट डॉट डॉट, ये 1 यहाँ से हटा दो। ठीक है, 3/2, 4/3, 5/4, और ये आगे कंटिन्यू होगी आपका 6/5, देन 7/6, देन 8/7, ऐसे करके चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। एक जगह मुझे वैल्यू मिलने वाली है 101/100 ऑल्सो। ठीक है, तो आप जगह इन वैल्यूज़ को देखो तो ये 1.5 आएगी, ये आपका 1.33 आएगी, ये 1.25 आएगी, ये 1.2 आएगी, ये आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 1.16 आएगी, डॉट 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 बढ़ती जाएगी, यहाँ 1.01 आ रही है। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो कि सॉरी बढ़ती नहीं है, वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं लगातार। जब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज क्या है, बराबर है, 1 1 1 1, यहाँ भी देखो चेंज क्या है, 1 1 का ही है। जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन लेके चले थे हम लोग, तो वैल्यूज़ क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, क्योंकि न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा था, न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा था। तो जब भी न्यूमरेटर बढ़ रहा था तो फ्रैक्शन भी बढ़ रहा था, क्योंकि चेंज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बराबर था। यहाँ देखना बड़ा इंटरेस्टिंग केस आएगा आपके सामने, +1 किया, हर जगह देखो चेंज बराबर हो रहा है, +1। अब जरा मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर दोनों में चेंज तो बराबर हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में +1 का चेंज हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि डोमिनेट कौन करेगा। आप कहोगे यहाँ डोमिनेट लेकिन डिनोमिनेटर करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है न्यूमरेटर से। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से कम है तो डिनोमिनेटर मुझे ज़्यादा परसेंटेज चेंज देगा, डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा, तो जो डिनोमिनेटर चाहता है वो होगा। डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 2 से 3 हो रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। हर स्टेप में डिनोमिनेटर देखो बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को घटाता है, तो बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन को घटाता है तो आप देखो हर स्टेप में क्या होगा, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, देखो हो भी रही है। तो ये तो हो गया कि डेसिमल वैल्यू से समझना कि इसका ऑर्डर क्या होगा। मैंने आपको लॉजिक भी कहीं ना कहीं समझा दिया है। अब इस लॉजिक को फॉर्म करके हम किसी 2 जनरल नंबर्स की बात करेंगे, ना कि केवल इन नंबर्स की बात करेंगे। अब मैं कुछ इस तरह के नंबर्स की आपसे बात करने जा रहा हूं जो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे कि आपके पास n/d है, और यहां पर वो नंबर आपका n+x हो सकता है और d+x हो सकता है। कहानी वही है कि दोनों में बराबर का चेंज हो रहा है,
या फिर आप कह सकते हो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, n माइनस डी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस बराबर है। केस दे दूं आपको 47/40 और यहाँ पर आपका हो गया 56/49, कुछ ऐसा। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है और दोनों में 7 + 7 + 7 करने से आ रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे दोनों में चेंज क्या हो रहा है, x और x का हो रहा है, लेकिन चूंकि ये केस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है जहां पर डिनोमिनेटर आपका छोटा है, जब दोनों में चेंज बराबर है तो जो छोटा बेस होता है वो मुझे ज़्यादा परसेंटेज चेंज देता है, यानी डोमिनेशन किसका होगा, डिनोमिनेटर का। अब इस केस में अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा x पॉजिटिव है, n और d भी पॉजिटिव थे, तो आपको पता है यहाँ पर कि डिनोमिनेटर बढ़ा है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो ये फ्रैक्शन को घटाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब मैं एक जनरल स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ इसके बेसिस पे कि जब भी आपके सामने खूब सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखे हों, यानी जिनकी सबकी वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखे हों जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो, तो क्या होता है कि जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है, या आप ऐसे लगा लो डिनोमिनेटर के टर्म में बात करें, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, या जिसका न्यूमरेटर ठीक है। तो फिर से मैं जनरलाइज कर देता हूं, मैं सिंपली ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके सामने मान लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं तो छोटा डिनोमिनेटर या छोटा न्यूमरेटर होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। एक ही बात है, देखो दोनों में सेम सीन है, जहां आप सबसे छोटा डिनोमिनेटर खोजोगे वहीं सबसे छोटा न्यूमरेटर भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो बात एक ही है, आप कुछ भी खोज लो, सबसे छोटा डिनोमिनेटर मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। तो ये आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर यहाँ पर आपने केस माइनस वाला भी लिया होता, माइनस वाला केस लिया होता, तो देखो माइनस के केस में बस यही हो जाता कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपके सामने ये लिखूँ कि ये n/d है और ये हमारा n-x/d-x है, तो आप कहोगे दोनों में चेंज क्या है, x और x का ही चेंज आ रहा है। साथ ही साथ जो परसेंटेज चेंज है आपका न्यूमरेटर में वो क्या है, वो कम होगा डिनोमिनेटर कंपैरिजन में, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डोमिनेट डिनोमिनेटर करेगा, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर बात तो वही है ना कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसकी वैल्यू बड़ी है, यही कंक्लूजन तो पहले भी निकला। तो कुल मिला के अब यही कंक्लूजन है कि अगर आपका केस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का केस है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस बराबर है, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर सबसे बड़ी वैल्यू लेके आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में केस डिफरेंट था, क्या था कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा या न्यूमरेटर छोटा होगा सबसे, उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो देखिए ये डिराइव कहाँ से होते हैं, ये डिराइव हमारे उन्हीं बेसिक्स से डिराइव होते हैं जो हमने आपको देखा है परसेंटेज चेंज के टर्म्स में चीज़ों को देखना, ठीक है। परसेंटेज टर्म्स में अगर आपने चीज़ों को देखना शुरू किया तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं आपको जनरल एग्जांपल भी इस केस का दे ही देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 137 आपने लिया मान लिया, और यहाँ पर आपने लिखा 129, फिर आपने लिखा है मान लिया 82, 81 लिखा मैंने, और इसमें से मैंने यहाँ पर लिखा 73, मैंने आपका यहाँ पर लिखा मान लिया 97, और यहाँ पर मैंने लिखा 89, फिर मैंने वैल्यू लिखी है हमारे सामने 109/101। ऐसी 4 वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिख दी। मुझे ऑर्डर पता करना है क्या होगा। आप कहोगे सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, और सब में एक खास बात आप देखोगे कि यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, +8, यहाँ से यहाँ गया तो क्या हो रहा है +8, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ +8, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है, सेम है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है तो आपको पता ही है छोटा डिनोमिनेटर का मतलब बड़ी वैल्यू लेके आएगा, या न्यूमरेटर भी इवन छोटा। तो आप कहोगे ये नंबर जो होगा सबसे बड़ा होगा, तो मैं अगर सबसे बड़े को बोलता हूँ 4 और इससे छोटा मैं ढूंढने जाऊँगा तो ये वाला नंबर मिलेगा मुझे, ये 3 हो जाएगा, फिर ये मिलेगा मुझे, ये 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपको यहाँ कुछ रटना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आपको बस देखना पड़ेगा फ्रैक्शन में कि कौन डोमिनेट कर रहा है। आप ऐसे मत रटो इम्प्रॉपर और प्रॉपर करके रट गए। मैं तो ये किताब की जो भाषा होती है इम्प्रॉपर प्रॉपर के टर्म्स में जो केसेस बन जाएंगे किताब की भाषा के हिसाब से, मैं उन केसेस को आपको एक ही तरीके से करा रहा हूँ। और वो तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है कि हम परसेंटेज चेंज देख के बस देख ले रहे हैं कौन डोमिनेट कर रहा है। कितना बड़ा काम है ये, बहुत छोटा काम है। और जब आप इसको इस तरीके से करना शुरू करोगे कि आपके पास एक ही यूनिफॉर्म तरीका है चीज़ों को करने का ना, तो फिर तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर तो आप कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉपर इम्प्रॉपर से मतलब थोड़े ना है, फिर तो आपको देखना कि भाई देखो 8 का चेंज है,
यानी सब में चेंज बराबर आ रहा है। सब में चेंज अगर बराबर आ रहा है तो मेरे को यही देखना है कि कौन डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेशन के हिसाब से आपकी चीज़ें निकल जाएंगी, राइट। तो देखो ये तो वो केसेस आपके सामने मैंने अभी दिखाए जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस बराबर है। इसके पहले तो हमने वो केसेस भी देख लिए जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस बराबर नहीं था, हमने उनको भी कैलकुलेट कर डाला। ये सब केसेस देखो। तो कुल मिला के अगर आप इतनी स्किल्स पे काम कर ले जाते हो, स्पेशली टाइप 5 टाइप 6 जो होते हैं यही थोड़े क्रुशियल हैं, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आप सारे फ्रैक्शन कंपैरिजन के क्वेश्चंस करेंगे और बाकी आप अगले लेसन में आप सीख पाओगे कि इवन जैसे फ्रैक्शन कंपैरिजन के केसेस में थोड़ा सा और प्रैक्टिस होगी आपकी अगले लेसन में कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करना होता है। इवन डेटा इंटरप्रिटेशन के केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इस फ्रैक्शन कंपैरिजन के केसेस का इस्तेमाल होता है। तो इसको पहले अच्छे से सीखिए। जब ये अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए लॉजिकली कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर आपके चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन पसंद आया होगा। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।